हेलो गाइस, टेक्नोबीस चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ योगेश कुमार। और गाइस, बहुत टाइम से जो ये जीडीएनटी का चैनल जो मैंने चालू किया था, अभी तक काफ़ी आई थिंक 2 साल से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू दिस फ्रॉम द स्टार्ट एंड टिल आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हियर। सो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है, हम आज का जो लेक्चर है एक क्लास से एक क्वेश्चन से चालू करेंगे। व्हाई वी नीड ड्राइंग टू बी वेरी प्रिसाइज। Question is why we need drawings to be very precise। ठीक है, अब सबसे पहले जो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स क्या होता है? ठीक है, ड्राइंग्स आर पीस ऑफ पेपर हैविंग प्रिसाइज कम्युनिकेशन। एक प्रिसाइज कम्युनिकेशन होता है एक पेपर के ऊपर, जो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि वो कम्युनिकेशन प्रिसाइज क्यों होना चाहिए। अब इस क्लास के एंड में आपको अच्छे तरह से मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एंड क्यों प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, अब आपके जो अगर कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन ना मेजरली दो टाइप का होता है। वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में राइट, जैसे आपने कोई ईमेल लिखा राइट, ऑफिस में आपने कोई ईमेल लिखा किसी को, दैट इज काइंड ऑफ इनफॉर्मल। मतलब उसकी जो वर्बियटिकली या जो भी आप कहना चाह रहे हो उस ईमेल के माध्यम से, अब उसको कैसे भी लिख सकते हो, वो आपके हाथ में है पूरा राइट। आपको किसी कोई स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपना है। दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। द सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है कि जो कम्युनिकेशन लीगली बाउंड होता है, लीगली बाउंड होता है, आप उससे मतलब डाइवर्ट नहीं हो सकते। जैसे कि हमारा कोई एग्रीमेंट बनता है, कोई हमारा राइट, लीगल एग्रीमेंट जो हमारा कोर्ट्स में बनते हैं, या एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अब देखो, वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो रिटन कम्युनिकेशन है, और उसी के बेस पे हमारे जितने कंट्री के अंदर लेजिस्लेशंस हैं, लॉज हैं, वो सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इन कन्फर्मेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा करके हम सारे लॉज बनाते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना ज़्यादा मैं कहूँगा कि प्रिसाइज, कई बार ऐसा होता है कि वो वीक होता है कहीं कहीं, तो उसमें कोर्ट रूम्स में बहस चलती है, इसके ऊपर कोर्ट रूम्स में डिबेट चलते रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, मतलब जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था, तो जब उस टाइम पे अगर वेगनेस नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये जो डिबेट्स हैं ये कम होते, ये डिबेट्स। ठीक है, तो हमारी जो ड्राइंग पे आ जाते हैं, अब सिंपली जो हमारी ड्राइंग्स हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं राइट। हमारी जो ड्राइंग्स हैं वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, और उसको प्रिसाइज होना उसका बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये तो बात हुई। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि जो ड्राइंग्स हैं उनका प्रिसाइज होना जरूरी क्यों है। रीजन बीइंग, दे ड्राइंग्स अफेक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स विदिन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ड्राइंग डॉक्यूमेंट है, वो हर डिपार्टमेंट को अफेक्ट करता है। कैसे? लेट मी टेल यू। सो सबसे पहला मैं कहूँगा कि
डिज़ाइन डिपार्टमेंट में तो ड्राइंग बनती हैं सारी. सो NPDP इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट हु एक्चुअली got affected by the drawing error. अगर ड्राइंग प्रिसाइज नहीं है तो डिजाइन डिपार्टमेंट में सबसे पहला इफेक्ट जो आएगा दैट इज इन डिजाइन डिपार्टमेंट. उसके बाद क्वालिटी डिपार्टमेंट को फर्क पड़ेगा, अफेक्ट आएगा, राइट. द थर्ड वन आई वुड से PPC, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. एंड थर्ड आई वुड से कॉस्टिंग पे फर्क पड़ेगा. अगर ड्राइंग्स में एरर है, अगर ड्राइंग प्रिसाइज नहीं है, अगर ड्राइंग डिबेटेबल है, अगर ड्राइंग वेग है, तो वो सारा इफेक्ट डिजाइन पे पड़ेगा. क्वालिटी वाला आपके पास भाग के आएगा कि भाई इसमें ये चीज समझ नहीं आ रही, ये डिबेटेबल है. PPC वाले को फर्क पड़ेगा, कॉस्टिंग वाले को फर्क पड़ेगा. कॉस्टिंग के अलावा आई वुड से सप्लायर क्वालिटी. अब सप्लायर क्वालिटी वाला जब उन ड्राइंग्स को सप्लायर के पास लेके बनवाने के लिए जाएगा तो उनको फर्क पड़ेगा, राइट. उनको चीजें समझ नहीं आएंगी. एंड नॉट ओनली दिस, आगे पैकेजिंग डिपार्टमेंट में पैकेजिंग डिपार्टमेंट में फर्क पड़ेगा, ठीक है. और पैकेजिंग के बाद आई वुड से फिनेंस में फर्क पड़ेगा, फिनेंस डिपार्टमेंट को फर्क पड़ेगा और मार्केटिंग को फर्क पड़ेगा. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आई वुड से ऑल वुड बी अफेक्टेड फ्रॉम ए ड्राइंग एरर. इसीलिए एक ड्राइंग एरर, ड्राइंग शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज. वो वेग नहीं होनी चाहिए. ड्राइंग शुड बी क्लियरली एंड प्रिसाइज, क्लियरली स्पेसिफाइड एंड प्रिसाइज, ठीक है. तो ऐसा है. अब इफेक्ट कैसे पड़ता है, ये तो इतनों पे फर्क पड़ता है. और कैसे पड़ता है, लेट मी जस्ट एलिब्रेट ऑन दिस फर्दर. सो गाइज, आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज मेरा भी बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी ये बनाने में, और मेरे को भी बहुत सारे मोटिवेशन की ज़रूरत है. मतलब इतना एलाबोरेट करके मैं आप लोगों को इतनी क्लैरिटी के साथ मैं ये जो चीज़ें समझा रहा हूँ. सो ये एक ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है. ये मतलब जैसे जैसे ये ना कंपनी के अलग अलग, एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, राइट. सो ये जो पहला कंपार्टमेंट है ना, ये डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, ठीक है. डिज़ाइन बोल लो इसको, ठीक है. डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जब कोई भी ड्राइंग बनती है ना, तो उसके बाद वो प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे जाती है. ये प्रोटोटाइप बन रहा है इसका यहाँ पे. ये एक अलग शॉप है बोल लीजिए, या अलग ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रोटोटाइप बनता है. प्रोटोटाइप के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है. अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग सेक्शन को दिखा रहा है ये, राइट, प्रोडक्शन. और यहाँ पे कस्टमर की तरफ पहुँच गया है, हम बेच चुके हैं, मार्केटिंग, राइट. सो गाइज, अब ये जो एक्सेस है, एक एक्सेस ये है, इस एक्सेस पे मैं दिखा रहा हूँ कॉस्ट, और इस एक्सेस पे मैं दिखा रहा हूँ क्या, कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एरर एज द ड्राइंग moves from one department to other, ठीक है. सो गाइज, अब एक और चीज आपको मैं दिखाता हूं. अगर वो गलती पकड़ी जाती है डिजाइन डिपार्टमेंट में, ठीक है. अगर वो गलती सिर्फ डिजाइन डिपार्टमेंट में पकड़ी जाती है तो सिर्फ आपको क्या बोला जाएगा, ड्राइंग दोबारा से बनाने के लिए बोला जाएगा. हो सकता है आपका दोबारा से आपको ड्राइंग बनानी पड़ जाए, दोबारा से रिव्यू होगा उसका, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है. तो यहाँ पे जो कंपनी को जो कॉस्ट आएगी ना, वो ज़्यादा नहीं आएगी. आई वुड से मैं एक मान के चलता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ $10 का खर्चा आएगा एक्स्ट्रा, जिसमें दोबारा ड्राइंग बना के दोबारा रिव्यू हो रहा है, राइट. अगर यहाँ पे पकड़ी गई तो इतने में ही काम चल जाएगा. मतलब ये कॉस्ट को दिखा रहा है ना, ये ज़्यादा हाई नहीं, ये काफ़ी कम है, ठीक है. अगर तो वो प्रोटोटाइप स्टेज पर पहुंच जाती है, मतलब यहाँ पे एरर ड्राइंग में नहीं पकड़ी जाती है, तो आई वुड से
कि कॉस्ट यहाँ पे इतना होगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक प्रोटोटाइप बन चुका होगा, राइट। सो यहाँ पे जो एरर है वो आई वुड से $500 आपके लग जाएंगे कंपनी के। मतलब यहाँ एरर पकड़ी गई तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर प्रोटोटाइप स्टेज पर एरर पकड़ी जाती है तो वहाँ $500, मतलब एक पूरा उस डिज़ाइन से पूरा प्रोटोटाइप बन जाएगा और आपको $500 का और एक्स्ट्रा खर्चा होगा। और अगर वही गलती, ये गलती आगे चल के आई वुड से कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चल जाती है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना और ज़्यादा कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आई वुड से कि $1,00,000। अब यही एरर जो है प्रोडक्शन में चली जाती है, तो यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पे एरर जैसे यहाँ पे 100 पार्ट्स बन चुके हैं प्रोडक्शन में। अब यहाँ भी अगर गलती आई तो ये ऑर्गेनाइजेशन को ये $1,00,000 का यहाँ पे खर्चा होगा, मतलब नुकसान होगा, राइट। और अगर वही एरर, वही ड्राइंग एरर अगर पहुँच जाती है कस्टमर के पास तो क्या होगा, देखिए जो होगा दैट वुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव। तो यहाँ पे पहुँच जाएगा वो खर्चा, यहाँ $millions का खर्चा होगा, राइट, क्योंकि कंपनी वो आइटम बेच चुकी होगी। वहाँ पे रेपरकेशंस जो होंगे वो बहुत सीवियर होंगे। सबसे पहला अनहैप्पी कस्टमर होगा, और जो रिकॉल की कॉस्ट होगी प्रोडक्ट को, अगर वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को अगर इफेक्ट कर रहा है वो प्रोडक्ट, तो उसको रिकॉल भी करना पड़ सकता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी गाड़ियों को रिकॉल करती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा ऑर्गेनाइजेशन को झेलना पड़ सकता है सिर्फ एक छोटी सी डिज़ाइन एरर की वजह से। और यहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ सकता है, राइट, कंपनसेशन देना पड़ सकता है कंपनी को। तो इसीलिए ये मैं सबसे पहला लेक्चर इसी का लेके आया हूँ कि आपको सीवियरिटी का पता लग सके कि हाउ सीवियर इट इज़ और कितना। इसलिए कंपनी जितनी ज़्यादा मैन पावर हायर करती हैं और इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोगों को अपने डिपार्टमेंट्स में एंटर करवाती हैं, क्योंकि वो गलतियां नहीं चाह रही, क्योंकि वो गलतियां समहाउ उनको मॉनेटरी लॉस होता है बाद में फिर, राइट। सो आगे हम ज़रा चलते हैं। अब ये तो हुआ इतना, अब आगे और करते हैं, ठीक है। बिल्कुल हम शुरुआत से तो मैं करूँगा, बट मैं इतना भी स्लो नहीं हूँगा कि आप लोग बोर हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है, बट मैं एक अब जनरल ओवरव्यू से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। सो डायमेंशंस, जो ड्राइंग के ऊपर डायमेंशंस होती हैं वो एक्चुअल में क्या करती हैं, वो साइज़ को शो करती हैं, ठीक है। साइज़ को शो करेंगी, लोकेशन को शो करेंगी, लोकेशन के अलावा वो ओरिएंटेशन को शो करेंगी, एंड ऑल्सो फॉर्म को शो करेंगी। साइज़, लोकेशन, ओरिएंटेशन, फॉर्म को वो करती हैं, ठीक है। ये सबको पता है डायमेंशंस क्या होती हैं, साइज़, लोकेशन, ओरिएंटेशन और फॉर्म को वो दिखाती हैं, ठीक है, ये सबको मालूम है। अब जो नेक्स्ट चीज़ जिसका लोगों को डाउट रहता है वो मैं बात कर लेता हूँ अब, टॉलरेंस, ठीक है। व्हाट इज़ टॉलरेंस? अब टॉलरेंस को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि आई नो एग्जांपल वुड बी बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मान लिया आप लोग घर में ना एक मशीन बना रहे हो या एक जुगाड़ बना रहे हो आई वुड से, और आपको एक ऐसे शाफ्ट की ज़रूरत है जिस शाफ्ट का डायमीटर 20 mm है, ठीक है। आप एक मशीन बना रहे हो और आप एक मशीनिस्ट के पास चले गए और मशीनिस्ट को आपने जाके बोला कि भाई मेरे को एक शाफ्ट बना के दे दे, ठीक है। आपने उसको बोल दिया कि भाई ये 300 mm की इसकी लेंथ होनी चाहिए और 20 mm इसका डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। और आपने बोल दिया कि इसका जो मटेरियल है वो कोई भी मतलब फ्री कटिंग स्टील चलेगा, ठीक है। EN1AL जो कि ग्रेड है, फ्री कटिंग स्टील में आती है, बोला इसका है 300 mm की लेंथ होनी चाहिए और डायमीटर 20 mm का होना चाहिए। मशीनिस्ट के पास गया, ठीक है। अब मशीनिस्ट बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। मशीनिस्ट बोलता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं 300 mm का, क्योंकि उसने ये वाला एक स्केच बना दिया या यूँ कहीं ड्राइंग दे दी, ये वाला बना के दे दिया उसने, तो बोला कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, ये 300 mm ये जो डायमेंशन है और ये 20 mm है, ये मैं एग्जैक्ट साइज़ की मैं नहीं बना सकता, मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊँगा 20 mm की और 300 mm की। तो मैं इसके आसपास की बना सकता हूँ, इनफैक्ट कोई भी दुनिया का मशीनिस्ट नहीं बना सकता एग्जैक्ट 20 mm की या एनी साइज़। तो उसको अलोवेंस चाहिए, तो बोलेगा कि यार देखो मैं ऐसा है कि मैं कोशिश करूँगा कि
1-2 mm ऊपर नीचे चलेगा ना इतना, क्योंकि मेरी जो मशीन मेरे पास है, जो मेरी मशीन की कैपेबिलिटी है वो इतनी है कि वो 1-2 mm ऊपर वो कर देती है, क्योंकि इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ इस काम को, तो उसमें 1-2 mm ऊपर नीचे हो रहा है ऑलरेडी, ऑलवेज। तो वो बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं अपनी उस असेंबली में डाल के देखता हूँ इस वाली शाफ्ट को ना 20 मैं एनालिसिस करके बताऊंगा आपको कि 1-2 mm ऊपर नीचे में काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, ठीक है। वो एनालिसिस करके नेक्स्ट डे आता है और वो बोल रहा है कि ठीक है चलेगा, 1-2 mm तक ऊपर नीचे आप डायमीटर में करो, मेरा काम चल जाएगा। तो वो बोलता है कि 2 mm ऊपर नीचे करूँ मैं, तो उसके पास जो अलोवेंस है ना, अलोवेंस वो 2 mm की है, राइट, ठीक है। अब वो उससे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो 2 mm की अलोवेंस है ये आपको इस 20 mm से मैं ऊपर लेऊं कि नीचे लेऊं। अब वो फिर बेचारा वो बंदा या कि ये बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया उसने, अब वो अपने असेंबली के पास गया, फिर वो अपने जुगाड़ के पास गया जो जुगाड़ वो बना रहा था। तो उसमें उसने एनालाइज करके देखा कि भाई 20 mm से ऊपर जाने में वो फंक्शनैलिटी में कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। तो फिर वहाँ से निकल के आया कि भाई 20 mm से ना और ऊपर नीचे मतलब 20 mm 22 में तो उसका काम ही नहीं कर रहा उसका सिस्टम, ठीक है। और जब वो 18 कर देता है तब भी काम नहीं कर रहा उसका सिस्टम, मतलब वो शाफ्ट फिट नहीं आ रही है उसके, मतलब जो उसने उसकी हाउसिंग्स बैरिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं उसमें 18 और 22 में तो आ ही नहीं रहा। तो वो बोल रहा है कि 20 mm के ऊपर नीचे चलेगा 1 mm का, तो +-1 करेंगे तो यहाँ पे 2 mm का यहाँ पे अलोवेंस हो गई है, तो इसलिए वो इसमें 20 +-1 की अलोवेंस यहाँ पे अलो कर देता है मशीनिस्ट को, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी फिर वो +- यहाँ पे उसको 5 mm की दे देता है उसको कि अलोवेंस चलेगी इतना, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बात निकल के आई कि अगर तो वो ये जो +-1 mm है, अगर तो जो कस्टमर था जो शाफ्ट बनवा रहा था अगर वो ये बोल देता कि +-1 में मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को बहुत प्रिसाइसली इसको कंट्रोल करना डायमीटर को, तो वो सीधी सी बात है वो कर ही नहीं पाता वो मशीन वाला, वो दूसरे मशीन वाले के पास उसको जाना पड़ता, हो सकता है वो CNC वाले के पास जाना पड़ता उसको। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जितनी ज़्यादा टॉलरेंस आप बढ़ाओगे, जितनी ज़्यादा टॉलरेंस सॉरी आप टाइट करोगे, जितनी ज़्यादा टॉलरेंस, जितनी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ आप प्रोडक्ट आपको चाहिए उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर वो दूसरे किसी बड़े और प्रिसाइज मशीन वाले के पास जाएगा तो दैट गाय विल आस्क हिम मोर मनी। सो कॉस्टिंग आपकी जितनी ज़्यादा टाइटर आप टॉलरेंस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए एक ऐसी टॉलरेंस, एक ऐसी ऑप्टिमम वैल्यू है जिसमें एक तो फंक्शनली जो अपना डिज़ाइन है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, और दूसरा वो मतलब जिसमें पार्ट आराम से असेंबली में फिट हो जाता है, वो रिजेक्ट नहीं होता, राइट। सो अब मैं यहाँ पे टॉलरेंस को मैं डिफाइन करूँगा हाउ। अब यहाँ पे क्या मिली है, परमिशन मिली है, ठीक है, परमिशन ऑफ वेरिएशन, इट इज द permission of variation, मतलब वो वेरिएट कर सकता है अमाउंट ऑफ परमिशन ऑफ वेरिएशन, यानी कि एक परमिट है, ये परमिट है साइज में वेरिएशन का, साइज में वेरिएशन का, ठीक है। तो इससे सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या ही होगी अब, ठीक है। अब टॉलरेंस 2 टाइप की होती है, टॉलरेंस 2 टाइप की होती है। जो टॉलरेंस होती है वो 2 टाइप की होती है, द वन इज बाइलेटरल एंड द सेकेंड वन इज यूनिलेटरल। बाइलेटरल में क्या होगा कि जैसे वो शाफ्ट 20 का डायमीटर था, ठीक है, तो वो +- हमने मीन वैल्यू से ऊपर और नीचे हमने वो डिफाइन करी, दैट इज द बाइलेटरल, मतलब दोनों साइड वेरिएशन अलोएबल अगर हो, दैट इज द बाइलेटरल। और यूनिलैटरल में है तो वो होगी जैसे कि अगर मेरी 20, अगर वो ये बोल देता कि भाई नहीं ये होना चाहिए 2, मतलब मीन वैल्यू से 20 इज द मीन वैल्यू, इससे एक ही डायरेक्शन में वो जा सकती है, दैट इज द यूनिलैटरल, ठीक है। और ये यूनिलैटरल आएगी कि बाइलेटरल आएगी, ये डिपेंड करता है
रिक्वायरमेंट पे मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे, राइट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे और फंक्शनल आई वुड से एनालिसिस पे। फंक्शनल एनालिसिस करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि भाई बाइलेटरल जरूरी है कि यूनिलेटरल जरूरी है। सो ठीक है, अब मैं बात करता हूं मीट्रिक सिस्टम की। मीट्रिक सिस्टम जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं मीट्रिक सिस्टम। अब मीट्रिक सिस्टम की ड्राइंग है, ऐसा देख के आप पता लगा सकते हो। एक नोट होता है, वो नोट मिलेगा आपको हमेशा, वो नोट ये वाला जो नोट है, सो यहाँ पे देखो ये जो नोट है ड्राइंग में जो लिखा रहता है, जैसे आप लोगों को मालूम पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल द डिमेंशंस आर इन मिलीमीटर्स। अगर ये नोट आपकी ड्राइंग में है तो इसका मतलब आपकी जो ड्राइंग है वो मीट्रिक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। और अगर आपकी ड्राइंग मीट्रिक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है तो उसके 2-3 रूल हैं दैट आई विल टेल यू। सो पहला रूल क्या है, हम एक्चुअली ऊपर से ही चालू कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, राइट। मीट्रिक सिस्टम में 2-3 रूल हैं। तो पहला रूल है, तो अगर डायमेंशन होल नंबर है, अगर जो डायमेंशंस हैं वो होल नंबर्स में है तो नो ज़ीरो वुड बी यूज्ड, ज़ीरो नहीं यूज़ की जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी डायमेंशन 20 है, 25 है, 30 है, मतलब होल नंबर है तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा 30.0, ठीक है। तो कोई भी मतलब ऐसे ज़ीरो नहीं लिखी जाएगी। अगर आपका ऐसा है तो दिस इज़ रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज़ रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर डायमेंशंस लेस देन अगर वो लेस देन 1 mm है, यानी कि पॉइंट के अंदर है, यानी कि पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स में है, राइट, तो क्या करोगे आप? डायमेंशंस अगर पॉइंट में है यानी कि 1 mm से कम में है तो आप हमेशा 0 यूज करोगे। दैट मीन्स जैसे कि 0.8 एक से कम है तो इसको मैं ऐसे 0.8 में नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। 0.8 मतलब मैं उसको हमेशा 0.8 ही मुझे बोलना पड़ेगा। इंच वाले लोग यूज़ करते हैं और ये इंच नहीं है, ये मीट्रिक सिस्टम है, तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो 0.8 अगर आप ड्राइंग बनाते टाइम, ड्राफ्टिंग करते टाइम अगर किसी की डायमेंशन देनी है और अगर आप यहाँ 0.8 कर देते हो तो ये गलत मानना जाएगा। सही क्या है? 0.8 इज करेक्ट। सो ये दूसरा रूल है, ठीक है। तो इसमें हमेशा आपको ऐसे लिखना 0.1, 0.2। अब थर्ड जो रूल है, वो ये बोलता है कि अगर जो डायमेंशन की जो लिमिट्स हैं अगर वो होल नंबर नहीं है तो क्या होगा? जैसे कि अगर आपकी 20.5 से लेके आई वुड से 20 ये एक डायमेंशन है, तो ये देखो ये होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये भी गलत है, तो आपको लिखना पड़ेगा 20.5 से लेके 20.0। अगर एक लिमिट अगर पॉइंट मतलब होल नंबर नहीं है तो दूसरी भी आपको पॉइंट के साथ लिखनी पड़ेगी। तो दिस इज द करेक्ट वे एंड दिस इज द रॉन्ग वे, राइट। तो ये तीसरा आपका रूल है, राइट। सो
अभी इसका मैं आपको ना एक एग्जांपल, इसका मतलब एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। यहाँ देखो आप, यहाँ देखो आप, ठीक है। इसमें क्या है, देखो ये होल नंबर है, तो यहाँ पे आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है, मतलब कोई पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए लिमिट्स के अंदर अगर पॉइंट है ना, लिमिट के अंदर पॉइंट है, तो यहाँ पर भी लिखा गया है 14.0, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, तो अगर 1 mm से कम है डायमेंशन और अगर 1 mm से कम है तो यहाँ पर 0 यूज़ करना है। सो ये है। और यहाँ पे देखो ये जो नोट आप देखे थे हमसे, ये वाला नोट देखिए। सो यहाँ पे आप देखिए अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर था गाइज, इसमें मैं GD&T को बेसिक से लेके एडवांस तक सारा का सारा करवाने वाला हूँ। आप बस मेरे साथ बने रहिए और मेरे को मोटिवेट कीजिए, मतलब कमेंट करके। और मिलते हैं दोस्त अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।